नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास और समाज को देखने का नजरिया ही बदल देने वाले एक बेहद चर्चित सिद्धांत को डीकोड करने वाले हैं। कार्ल मार्क्स। ये नाम तो हम सब ने कहीं न कहीं सुना ही है, राइट? तो आज हम उनके सबसे बुनियादी सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की गहराई में उतरेंगे। ये थ्योरी हमें बताती है कि मानव समाज का विकास असल में कैसे और क्यों होता है। आज के हमारे इस एनालिसिस का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद आखिर है क्या। फिर देखेंगे समाज की संरचना, वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल और सामाजिक विकास के अलग अलग चरण। इसके बाद हम पूंजीवाद पर मार्क्स की आलोचना को समझेंगे और आखिर में इस सिद्धांत के महत्व और इसकी कमियों पर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवाद सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत ही लॉजिकल है। इसे अगर हम तोड़ें तो इसके दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है ऐतिहासिक, जिसका सीधा सा मतलब है हमारी हिस्ट्री और समाज का इवोल्यूशन, और दूसरा है भौतिकवाद, यानी हमारी भौतिक या आर्थिक परिस्थितियों को सबसे ज्यादा अहमियत देना। मार्क्स का मानना था कि इंसान के समाज का जो भी विकास हुआ है ना, उसका मेन रिमोट कंट्रोल हमारी आर्थिक परिस्थितियों और उत्पादन के साधनों के ही हाथ में है। मार्क्स के इस पूरे सिद्धांत का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि इतिहास का निर्माण लोगों के बड़े बड़े विचारों या सिर्फ महान नेताओं से नहीं होता। इसके बजाय असली ट्रिगर हमारी आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन प्रणाली होती है। यानी इंसान अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतें कैसे पूरी करता है, यही चीज़ उसके पूरे इतिहास को शेप देती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम मार्क्स के नज़रिए से समाज की संरचना को समझेंगे। मार्क्स ने समाज को बिल्कुल एक इमारत की तरह देखा, और हम सब जानते हैं कि किसी भी इमारत की सबसे अहम चीज क्या होती है? जाहिर है उसकी नींव। मार्क्स ने इस नींव को आर्थिक आधार या इकोनॉमिक बेस कहा। इस बेस में दो चीजें आती हैं। पहला, उत्पादन के साधन यानी जमीन, मशीनें और फैक्ट्रियां, और दूसरा उत्पादन संबंध, मतलब जो लोग इन साधनों के मालिक हैं और जो इन पर काम करते हैं, उनके बीच का रिश्ता। उनके हिसाब से यही आर्थिक व्यवस्था पूरे समाज की असली जड़ है। अब इस आर्थिक नींव के ऊपर जो पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है ना, उसे मार्क्स ने अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर का नाम दिया। इस सुपर स्ट्रक्चर में हमारा राज्य, कानून व्यवस्था, हमारा धर्म, हमारा एजुकेशन सिस्टम और यहाँ तक कि हमारा कल्चर भी शामिल है। थ्योरी के मुताबिक ये सारी संस्थाएं हवा में नहीं लटकी हैं, बल्कि उसी आर्थिक नींव पर मजबूती से टिकी हैं। और मार्क्स का ये भी तर्क था कि ये सुपरस्ट्रक्चर अक्सर उसी क्लास को फायदा पहुंचाता है जिसका उस इकोनॉमिक बेस पर कब्जा होता है। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में समेटे, आर्थिक आधार वो नींव है जो समाज का ढांचा तय करती है, और अधिरचना वो बिल्डिंग है जो इस नींव पर खड़ी है। मार्क्स का कहना था कि अगर इस नींव में कोई भी बदलाव आता है, मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई या आर्थिक ढांचा बदल गया, तो ऊपर की पूरी बिल्डिंग यानी हमारे कानून, कल्चर और पॉलिटिक्स का बदलना भी बिल्कुल तय है। यही ऐतिहासिक भौतिकवाद का असली कोर है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वर्ग संघर्ष और परिवर्तन। आखिर ये बदलाव आता कैसे है? कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही पावरफुल और मशहूर लाइन है, अब तक का समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उनके नजरिए से देखें तो इतिहास को आगे धकेलने वाला असली इंजन यही क्लास स्ट्रगल है। जब दो ऐसे गुट जिनके आर्थिक हित बिल्कुल अलग है आपस में टकराते हैं, तभी इतिहास करवट लेता है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो इसके कई क्लासिक उदाहरण सामने आते हैं। जैसे प्राचीन काल में यह टकराव दासों और उनके स्वामियों के बीच था। मध्यकाल आया तो ये लड़ाई सामंतों और किसानों के बीच हो गई, और आधुनिक युग में मार्क्स के अनुसार यह संघर्ष पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच का है। मतलब हर युग में एक शोषक रहा है और एक शोषित, और इनके बीच का यही फ्रिक्शन समाज में बदलाव लाता है। इस बदलाव के मैकेनिज्म को मार्क्स द्वंद्वात्मक परिवर्तन या डायलेक्टिकल चेंज कहते हैं। इसे आप एक रबर बैंड को खींचने जैसा समझ सकते हैं। जब कोई पुरानी आर्थिक व्यवस्था समाज की नई जरूरतों को पूरा करने में फेल हो जाती है, तो समाज में एक भयंकर तनाव पैदा होता है। इसी टकराव के चलते पुरानी व्यवस्था टूटती है और उसकी राख से एक बिल्कुल नई आर्थिक व्यवस्था जन्म लेती है। चलिए अब चौथे हिस्से की ओर चलते हैं और देखते हैं सामाजिक विकास के उन चरणों को जिनका मार्क्स ने जिक्र किया था। मार्क्स ने मानव इतिहास के इस पूरे सफर को 6 क्लियर कट स्टेजेस में बांटा।
पहला था आदिम साम्यवाद, जहां सब बराबर थे और कोई क्लास नहीं थी। दूसरा आया दास प्रथा का दौर। तीसरा था सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म। चौथा है आज का पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म। लेकिन मार्क्स का मानना था कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके मुताबिक थ्योरेटिकली पांचवा चरण समाजवाद का होगा और छठा और आखिरी चरण होगा साम्यवाद। तो मार्क्स की इस सैद्धांतिक भविष्यवाणी के मुताबिक पूंजीवाद के बाद एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आएगा। उनका दावा था कि एक मजदूर क्रांति होगी जो अंततः एक ऐसे समाज की स्थापना करेगी जहां कोई क्लास या वर्ग नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई शोषक या शोषित नहीं। इसी वर्गहीन समाज को उन्होंने पूर्ण साम्यवाद का नाम दिया। अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें भाग पर, पूंजीवाद की आलोचना। कार्ल मार्क्स के अनुसार इस पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट व्यवस्था में कुछ बहुत ही गहरी खामियां हैं। उनका मेन पॉइंट ये था कि पूंजीपति मजदूरों का जमकर शोषण करते हैं। उनका सीधा सा तर्क था कि एक मजदूर अपनी मेहनत से जितना वैल्यू क्रिएट करता है उसे उसकी तुलना में बहुत कम हिस्सा मिलता है। और मार्क्स का मानना था कि इसी सिस्टम की वजह से समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार और तेजी से बढ़ती ही चली जाती है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरे सिद्धांत का महत्व क्या है और इसकी आलोचनाएं क्या हैं? चलिए एक बैलेंस्ड व्यू देखते हैं। एक तरफ अगर हम इस सिद्धांत के इम्पोर्टेंस को देखें तो इसने इतिहास को देखने का चश्मा ही बदल दिया। इसने हमें राजा महाराजाओं की कहानियों से निकालकर एक सॉलिड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव दिया। सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स पर इसका इतना गहरा असर पड़ा कि दुनिया भर के मजदूर आंदोलनों की नींव इसी पर रखी गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करती है और इंसान के धर्म, कल्चर और नैतिकता के रोल को लगभग इग्नोर कर देती है। और हाँ, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी है कि मार्क्स ने पूंजीवाद के पतन की जो भविष्यवाणियां की थीं, वो दुनिया के कई हिस्सों में वैसी सच साबित नहीं हुई। तो अगर हम आज के इस पूरे एक्सप्लेनर को एकदम क्रिस्प तरीके से सम अप करें तो हमें 3 बातें याद रखनी हैं। 1. समाज का विकास हमेशा आर्थिक शक्तियों से तय होता है। 2. हमारा इतिहास असल में वर्गों के बीच हुए संघर्षों का ही रिजल्ट है। और 3. जैसे ही किसी समाज की उत्पादन प्रणाली बदलती है, वो पूरा का पूरा समाज भी अंदर से बाहर तक बदल जाता है। इस सब को जानने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। सोच कर देखिए, अगर मार्क्स का ये कहना सही है कि नींव ही इमारत तय करती है, तो आज के इस डिजिटल और ग्लोबल इकोनॉमी के दौर में हमारी आर्थिक शक्तियां, हमारे आज के कल्चर, हमारे कानूनों और हमारी सोच को कितनी गहराई से कंट्रोल कर रही हैं? क्या आज भी हम उसी इकोनॉमिक नींव की धुन पर नाच रहे हैं? इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा।